हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन का अर्थ है ये वे परिवर्तन होते हैं जिनसे कोई नया चीज़ नहीं बनता। इससे कोई नया चीज़ नहीं बनता, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक ठोस बर्फ़ है, इसे हम गर्म करते हैं या फिर ठंडा होता है तो ये जल बनता है, और जब जल को गर्म करते हैं तो वाष्प बन जाता है। अंततः यह जल ही तो है, इससे कोई नया चीज़ की उत्पत्ति नहीं हुई है, अर्थात इसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। अगर इसके गुण के बारे में बात करें, पदार्थ के केवल भौतिक गुणों तथा अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है। परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है, अर्थात अगर इनकी जो परिवर्तन है, अगर इन्हें हटा दिया जाए तो वो पहले अवस्था में आ जाता है। इसीलिए हम लोग मतलब बोलते हैं कि जो भौतिक परिवर्तन होता है वो कोई नया चीज़ की उत्पत्ति नहीं होती, वो अपने पहले ही अवस्था में रहता है। इसमें साफ साफ यही कहा है कि इसमें नए पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है। जो चीज़ होता है पहला, वही अंतिम में, मतलब इसे उत्क्रमणीय के रूप में भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूँ। रासायनिक परिवर्तन, हाँ, इसमें नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है। ये वे परिवर्तन होते हैं जिनमें अगर हम किसी चीज़ का परिवर्तन करते हैं तो उसमें एक नया चीज़ की उत्पत्ति होती है। इसे हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जैसे कि कोयला और ऑक्सीजन को जब हम मतलब कि रिएक्शन होता है, रिएक्टेड होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, जबकि एक ठोस एक गैस, दोनों मिलकर गैस का निर्माण करते हैं। एक मतलब कि नया चीज़ की उत्पत्ति हो गई है यहाँ पर, तो हम इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्वेश्चन है कि भौतिक परिवर्तन या फिर रासायनिक परिवर्तन कौन कौन हैं। तो क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण होता है? क्रिस्टलीकरण क्या होता है? यह एक रासायनिक अभिक्रिया है कि भौतिक है कि रासायनिक परिवर्तन है कि जैविक अभिक्रिया है? क्रिस्टलीकरण मतलब ये क्रिस्टल ठोस होता है, क्या ठोस से कुछ और बनने का क्रिस्टलीकरण एक होता है बहुत ही ठोस आकार की। तो ये तो भौतिक परिवर्तन ही हुआ, इसमें कोई नए चीज़ की उत्पत्ति नहीं हुई है, इसलिए भौतिक परिवर्तन ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन में क्या क्या बदलते हैं? ये देखिए क्वेश्चन है, इसमें आकार चेंज हो जाएगा, आमाप चेंज होगा, रंग और अवस्था चेंज होगा, यानी उपरोक्त सभी अवस्थाएं इसमें चेंज हो जाएंगी। अब उच्च वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है? उच्च वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि ये परिवर्तन का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें आ ही गया है। तो वायु हमारे 21% होते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बहुत अच्छा है, लोहे पर जंग लगना। अगर इस लोहे पर देखते हैं कि ये भूरे रंग का जिंक जो है कि जंग लग जाता है, यही होता है रासायनिक परिवर्तन। इससे एक नए चीज़ की उत्पत्ति हो गई है। अब भोजन को पकाना, देखिए भोजन को पकाना, जब भोजन पकाते हैं तो मतलब इससे एक नई चीज़ की उत्पत्ति होती है, जिससे हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, अर्थात ए और डी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन हैं। अब परिवर्तन किस कारक पर निर्भर करता है? अवस्था परिवर्तन, रचना परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, उपरोक्त सभी में परिवर्तन निर्भर करता है। इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? दूध से दही बनना रासायनिक है, कागज़ का गीला होना, कागज़ का जलना रासायनिक है, कागज़ का गलना सड़ना रासायनिक है, कागज़ का गीला होना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं, क्योंकि गलने के बाद भी तो कागज़ ही रह गया है, उसमें परिवर्तन कहाँ हुआ है, तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। अब लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? लोहा पर जंग तभी लगेगा जब आपके पास ऑक्सीजन हो और जल हो। ऑक्सीजन और जल, ऑक्सीजन और नमी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब स्टेनलेस स्टील बनाने के लोहे में क्या मिलाए जाते हैं? तो क्रोमियम, कार्बन, निकेल और मैग्नीज, अर्थात सभी मिलाए जाते हैं।
रासायनिक परिवर्तन की सही पहचान क्या है? नए पदार्थ की उत्पत्ति सही पहचान है। ठीक है। समुद्री जल से साधारण नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? समुद्री जल से साधारण नमक इसे प्राप्त करने के लिए हम वाष्पन द्वारा प्रयोग करते हैं, तब हमें जाके NaCl यानी कि नमक की प्राप्ति होती है। ठीक है। इतने सारे थे क्वेश्चन जो कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन से संबंधित थे क्वेश्चन ये सब। ठीक है दोस्तों।